एक पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी समझ रहे हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो डिफाइन ऑफ माइनॉरिटी क्लास, ठीक, बट प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी क्लास है क्या? दिस इज सपोज दैट थोड़ा सा एक थॉट का हम विचार रख रहे हैं तो समझिए, थिंकर हैं सी.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक, इनकी किताब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्लियर? अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में इन्होंने जो थॉट दिया, जो थॉट ये दे रहे हैं, उस थॉट के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को लेकर लिबर्टी टू टाइप्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड लिबर्टी ऑफ वर्क, यही था ना कि विदाउट लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने, जिस पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी, उस पॉलिटिकल सिस्टम का नाम इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रखा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब प्रतिनिधि शासन, क्लियर? अब इस प्रतिनिधि शासन तो कहते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, बट demerit of representative government is the dictatorship of majority class. Suppose that मान लो ये सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, इस पॉलिटिकल सोसाइटी से 10 मेंबर इलेक्टेड है, इलेक्टेड होंगे, क्लियर? और इस पॉलिटिकल सोसाइटी का अगर डेमोग्राफी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ए 55%, बी 10%, सी 8% एंड अदर, जो बचे वो चले गए, ठीक, क्लियर? अब यहां से इस पॉलिटिकल सोसाइटी से 10 मेंबर इलेक्टेड है, तो 10 के 10 मेंबर ए ग्रुप से चले जाएंगे, तो इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, और अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा तो इन्हें लिबर्टी कहां मिली, और इन्हें लिबर्टी अगर नहीं मिली तो इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहां पर हुआ? इसलिए मिल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, और इस प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज को लेकर उन्होंने कुछ थॉट दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है वेटेज वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक? वेटेज वोट का मतलब भारित मतदान, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो जिस अनुपात में है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो जिस अनुपात में है
उस अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो जैसे मान लो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात होगी तो 10 सीट है तो 5.5 ए के पास चला गया, ठीक, एक बी के पास चला आया, सी के पास 0.8 आ गया और जो बचा वह इसके पास है। तो सबको रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, सबको रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। और जब सबको रिप्रेजेंटेटिव मिल गया तो सबको लिबर्टी मिल गई, और सबको लिबर्टी अगर मिल रही है तो सबका डेवलपमेंट पॉसिबल है। सबका डेवलपमेंट पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। एनिमीज कि मेजोरिटी से माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन दिया जाए। अब अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है। जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर आएगा, जब स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पर हम डिफाइन करेंगे कैसे कैसे। वहां पर है 1/12, 1/12, 1/3, 1/3 प्लस 1/6 जोड़ोगे तो 1 निकल जाएगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर, यही चीज यहां पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज क्लास को लेकर कुछ प्रोटेक्शन देता है, ठीक। लेकिन जो माइनॉरिटीज क्लास की बात प्रोटेक्शन ये दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन है कि रिलीजियस एंड लैंग्वेज बेस, एनिमीज भाषा और धर्म आधारित माइनॉरिटी क्लास, जिनकी अपना कल्चर हो, अपनी लैंग्वेज हो, उन्हें बनाए रखने का अधिकार हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, नॉन फॉर मैन। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज क्लास की बात करते हैं और उसमें इंडियन सिटीजन का यूज नहीं किया जाता, तो कोई भी फॉरेनर आएगा वो तो माइनॉरिटीज में आएगा ही आएगा, और वो भी डिमांड करेगा, आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन से डिमांड करेगा कि हमें हमें वो प्रोटेक्शन दिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि माइनॉरिटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन मीन्स भारत के राज्य क्षेत्र या उसके निवासी नागरिक जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति यानी कल्चर, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी माइनॉरिटीज को डिफाइन किया ही नहीं गया है कि हु इज द माइनॉरिटीज, कौन माइनॉरिटीज है। लेकिन जनरली माइनॉरिटीज उन्हें कहते हैं, अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो मेजोरिटी की कंपैरिजन कम हो। इसलिए एक मुद्दा आया था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माइनॉरिटीज की डिफिनीशन को लेकर एक व्यू दिया था, एक प्रोटेक्शन दिया था, और उस प्रोटेक्शन के अनुसार उसने कहा था कि अगर देखा जाए तो जिसे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज कहा गया है, उन्हें हम माइनॉरिटीज कैसे माने। जैसे अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आपका मऊ, आपका गोरखपुर, इन जगहों पर जिसे हम माइनॉरिटीज कहते हैं ये तो मेजोरिटी में है। आपका फैजाबाद भी है उसी में। तो इन्हें माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन क्यों दिया जाए? लेकिन माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन इन्हें हम स्टेट एरिया पर दे रहे हैं,
राज्य क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र की तुलना में टोटल पॉपुलेशन 20 to 22% टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन माइनॉरिटी क्लास, यानी मीन्स उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20 से 22% ही लोग हैं इन्हें माइनॉरिटी। अब ऐसी स्थिति में इन्हें अगर प्रोटेक्शन अगर हम नहीं देते हैं, इन्हें हम संरक्षण नहीं देते, तो मेजोरिटी हमेशा इनके इंटरेस्ट को क्या करेगी, वायलेट करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। क्लियर? तो इन स्थितियों में या इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी क्लास के प्रोटेक्शन के लिए 2 आर्टिकल लेकर रखता है, एक है 29 और एक 30। यहां पर है 29 में है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज क्लास ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड प्रोटेक्शन, यानी जो लैंग्वेज और रिलीजियस माइनॉरिटीज इनको प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देगा, और इनकी जो लिपि होगी, इनकी जो लैंग्वेज होंगे, इनके जो कल्चर होंगे, इनके जो ड्रेस होंगे, इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक, किसी भी माइनॉरिटीज क्लास को गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस बेस पर एडमिशन के लिए नहीं रोका जा सकता है कि ये माइनॉरिटीज क्लास के। ठीक, ये 29 का प्रोटेक्शन है, यानी मींस कि 29 का 29(1) एंड 29, ठीक, नो एडमिशन फॉर नो एडमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन माइनॉरिटीज बेस, यानी नॉन डिस्क्वालिफाइड इन द एडमिशन इन माइनॉरिटीज क्लास। अब यहां पर एक इशूज है, इस इशूज को लेकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992। सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992 का एक केस आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास वर्डिक्ट आता है, और उस वर्डिक्ट का मतलब है, या उस वर्डिक्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बेस पर एडमिशन लेती है। क्लियर? अब सेंट स्टीफेंस, दैट इज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अब एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज द एफिलिएटेड ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज सोचता है कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें और मेरिट के बेस पर अगर एडमिशन लें, तो हम अपने माइनॉरिटीज क्लास के लिए तो एडमिशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी मेरिट में जो लोग आएंगे वो उन्हीं का एडमिशन हम कर सकते हैं, दूसरे लोगों का नहीं कर सकते हैं। तो उसने मेरिट प्लस इंटरव्यू ले लिया, लगा दिया, यानी मेरिट प्लस इंटरव्यू का कंसेप्ट रख दिया और कहा कि मेरिट के साथ साथ हम इंटरव्यू लेंगे। एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मामला डिस्प्यूट में आता है और मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज सिर्फ 50% सीटों को अपने लोगों के लिए रिजर्व कर सकता है, और
नॉन 50% सीटों के लिए वह जनरल लोगों के लिए। तो ये एक सिचुएशन थी। तो इसका मीनिंग या इसका जो रिजल्ट है वह यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज कौन है? लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड। तो लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज क्लास को जो अगर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उनकी जो अपनी कल्चर है, उनकी जो अपनी लिपि है, अपना जो प्रेस है, अपनी लैंग्वेज है, उन्हें बनाए रखने का या उन्हें मेंटेन करने का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दे रहा है। ठीक। और फिर किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को, माइनॉरिटी पर्सन को क्या कहा जाता है कि किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में एडमिशन के लिए डिसक्वालिफाइड नहीं किया जा सकता कि वो माइनॉरिटी। ठीक। 13 में है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज क्लास। 29 थोड़ा लिख लीजिए, आर्टिकल 29। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, पहले इंग्लिश वाले लोग लिख लें। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(1) यार इस तरह से लिख, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29(1) has been defined the minorities class residence in Indian territory। पैराग्राफ चेंज कर दिया। आर्टिकल 29(2) has been defined shall be denied admission into any educational institution, state receiving fund, ground only religion, race, caste, language, or any of them। पैराग्राफ चेंज, रुक जाइए आप लोग, हिंदी वाले लिखो। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके निवासी नागरिक जिनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। पैराग्राफ चेंज कर, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आर्टिकल 13, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, religion and language based minority class shall have the right to established and administrator educational institute of their choice। paragraph से, the state shall not grant aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is
अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। चलो जी, तो लिखो आर्टिकल 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंध का अधिकार। पैराग्राफ चेंज कर दो। धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार, भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार होगा। पैराग्राफ चेंज करो। राज्य वित्तीय सहायता देने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि शिक्षण संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के अधीन है। ठीक, अब सुने, मदरसे क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने 100 करोड़ मदरसों के देने का फंड अलॉट किया और इसका सिर्फ एक मोटो था कि मॉडर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो रिलीजन एंड लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट को, अब यहां पर एक मामला बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने खड़ा करूंगा, आप लोग खुद एनालाइज करिएगा। पहली बात, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्लियर, उसे कहा जाएगा कि दिस इंस्टीट्यूट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइनॉरिटी क्लास, यानी मींस माइनॉरिटी क्लास बाय एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर यहां तक? यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज तभी मानी जाएगी जब माइनॉरिटीज क्लास द्वारा क्या किया जाए? एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। मामला इश्यूज है AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कुछ लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी इज द माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ले लें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट 1956 के द्वारा किया गया, यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, एंड दैट यूनिवर्सिटी इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्लियर? डिमांड क्यों की जाती है कि सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया, नॉट मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक, और उसके बिहाफ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द माइनॉरिटी। अभी सुप्रीम कोर्ट, मुश्किल से 3 दिन पहले की घटना है, 3 से 4 दिन पहले की घटना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी हियरिंग चल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट इस सेंस में नहीं है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत किया गया एंड प्रेसिडेंट इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो
अगर प्रेसिडेंट चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं और गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और माइनॉरिटीज के लिए जो डिफिनीशन दी जा रही है एजुकेशनल एंड लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो खुद डिनाई करने योग्य है कि गवर्नमेंट ने सेकुलर कंसेप्ट कहां मेंटेन किया। कंसेप्ट तो खुद आ गया। अब सवाल दूसरा खड़ा होता है कि व्हाट इज दिस सर सैयद अहमद? हु इज द सर सैयद अहमद? कौन है सर सैयद अहमद? इज ए नेशनलिस्ट थिंकर। सर सैयद अहमद इज द नेशनलिस्ट थिंकर। और सर सैयद अहमद के विचारों से अलंकार मैं जितना इंप्रेस हूं उतना आप लोग नहीं। मैं उनका जब थॉट पढ़ा, उनके थॉट के बारे में समझा, तो क्या थॉट है, क्या सोच है। और कहा जाता है कि इतना बड़ा नेशनलिस्ट थिंकर या इतना बड़ा नेशनलिस्ट लीडर सेकुलर कैसे बन गया, कम्युनल कैसे बन गया, कम्युनल कैसे बन गया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच का कंपैरिजन किया और पहला सेंटेंस उन्होंने बोला कंपैरिजन करते हुए, सुनिएगा आप लोग, कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के लिए बाहर के हैं। हिंदू आर्य के रूप में आए, ईरान से आए हैं ना, और मुस्लिम लुटेरे के रूप में आए। ये भी दोनों सही है। दोनों ने इस देश को अपना लिया, दोनों इस देश की भूमि पर जन्म लेते हैं, इस देश की गंगा यमुना के पानी को पीते हैं, गंगा यमुना के द्वाबे में उत्पन्न अनाजों को खाते हैं और इसी पर जन्म लेते हैं और इसी पर खप जाते हैं। सही है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, भारत माता रूपी सुंदर दुल्हन की दो चमकीली आंखें, हिंदू और मुसलमान की दो कौमें हैं। कौम 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 समझ रहे हो ना, संप्रदाय। दो सुंदर चमकीली आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, और अगर हिंदू और मुसलमान इसी तरह आपस लड़ जाएंगे तो भारत माता रूपी दुल्हन अंधी हो जाएंगी और कुरूप हो जाएंगी। इतना बड़ा नेशनलिस्ट थिंकर रखने वाला फिलॉसफर कैसे कम्युनल बन गया, कैसे सांप्रदायिक बन गया? इसके लिए बहुत रीजन है। इतना बड़ा नेशनलिस्ट थिंकर था, और जब बनते हैं तो लाला लाजपत राय सर सैयद अहमद को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि कहीं ये विचार तो आपके बुढ़ापा की निशानी तो नहीं है कि इतना बड़ा राष्ट्रवादी विचारक, नेशनलिस्ट थिंकर सांप्रदायिक कैसे बन जाता है? इसमें कांग्रेस का भी नेगेटिव रोल है और अंग्रेजों की, ब्रिटिशर भी, क्योंकि ब्रिटिशर इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी हो जाती है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो भारत पर उनका शासन करना इम्पॉसिबल है।